अध्याय 20। दोपहर के भोजन के समय यसब्यू अनुपस्थित था। उसके बाद मैं सीधे मैथ्यू के अध्ययन कक्ष में जाना चाहता था और ऑरोरा कंसर्जेंस की जांच शुरू करना चाहता था, लेकिन उसने मुझे पहले स्नान करने के लिए मना लिया। उसने वादा किया कि इससे अपरिहार्य मांसपेशियों की अकड़न अधिक सहनीय हो जाएगी। ऊपर हॉलवे में मुझे रुकना पड़ा और अपने पैर में ऐंठन को रगड़ना पड़ा। मैं मां के उत्साह की कीमत चुकाने जा रहा था। स्नान स्वर्ग जैसा था, लंबा, गर्म और आरामदायक। मैंने ढीली काली पतलून, एक स्वेटर और मोजे की एक जोड़ी पहनी और नीचे चला गया, जहां आग जल रही थी। जब मैंने अपने हाथों को आग की लपटों की ओर बढ़ाया तो मेरा शरीर नारंगी और लाल हो गया। आग को नियंत्रित करना कैसा होगा? सवाल के जवाब में मेरी उंगलियां झंझना उठी और मैंने उन्हें सुरक्षित रूप से अपनी जेबों में डाल लिया। मैथ्यू ने अपनी मेज से ऊपर देखा। आपकी पांडुलिपि आपके कंप्यूटर के बगल में है। उसके काले कवच चुंबक की तरह आकर्षित कर रहे थे। मैं मेज पर बैठ गया और किताब को ध्यान से पकड़कर खोला। रंग मेरी याद से भी ज्यादा चमकीले थे। रानी को कई मिनट तक घूरने के बाद मैंने पहला पन्ना पलटा। इंसिपिड ट्रैक्टेट्स ऑरोरा कॉन्सर्जेंस इंटिट्यूलेट्स। शब्द परिचित थे। यहाँ से राइजिंग ऑफ द डॉन नामक ग्रंथ की शुरुआत होती है, लेकिन मुझे अभी भी पहली बार पांडुलिपि देखने से जुड़ी खुशी की सिहरन महसूस हुई। हर अच्छी चीज उसके साथ मेरे पास आती है। उसे दक्षिण की बुद्धि के रूप में जाना जाता है, जो सड़कों पर और भीड़ को पुकारती है। मैं चुपचाप पढ़ता हूँ, पवित्र शास्त्र के साथ साथ अन्य ग्रंथों से व्याख्याओं का अनुवाद करता हूँ। लैटिन यह एक सुंदर रचना थी, जो ज्ञान से भरी हुई थी। क्या आपके पास यहाँ बाइबल है? मेरे लिए यह समझदारी होगी कि मैं इसे अपने पास रखूं, क्योंकि मैं पांडुलिपि के माध्यम से आगे बढ़ रहा हूँ। हाँ, लेकिन मैं कंप्यूटर स्क्रीन नहीं हूँ जहाँ यह है। क्या आप चाहते हैं कि मैं इसे खोजूं? मैथ्यू अपनी कुर्सी से थोड़ा उठा, लेकिन उसकी आंखें अभी भी उसकी आंखों पर चिपकी हुई थीं। नहीं, मैं इसे ढूंढ लूंगा। मैं उठा और अपनी उंगली को पास की शेल्फ के किनारे से नीचे की ओर चलाया। मैथ्यू की किताबें आकार के अनुसार नहीं, बल्कि एक चलती हुई लाइन में व्यवस्थित की गई थीं। पहली बुकशेल्फ पर जो कुछ भी संभव है, प्राचीन की मैं ये सोचने के लिए सहन नहीं कर सकता था कि उनमें क्या था। शायद अरस्तू की खोई हुई रचनाएं। मैथ्यू की लगभग आधी किताबें किताबों के नाजुक किनारों की सुरक्षा के लिए रीढ़ की हड्डी के साथ शेल्फ पर रखी गई थीं। इनमें से कई किताबों के पन्नों के किनारों पर पहचान के निशान लिखे हुए थे, और मोटे काले अक्षरों में यहाँ एक शीर्षक, वहाँ एक लेखक का नाम लिखा हुआ था। कमरे के आधे हिस्से में किताबें रीढ़ की हड्डी के साथ दिखाई देने लगी। उनके शीर्षक और लेखक सोने और चांदी में उभरे हुए थे। मैं मोटे और उबड़-खाबड़ पन्नों वाली पांडुलिपियों के पास से गुजरा, जिनमें से कुछ के सामने के किनारे पर छोटे ग्रीक अक्षर थे। मैं आगे बढ़ता रहा, एक बड़ी, मोटी, छपी हुई किताब की तलाश में। भूरे रंग के चमड़े में बंधी और सोने के पानी से ढकी एक किताब के सामने मेरी तर्जनी उंगली जम गई। मैथ्यू, कृपया मुझे बताएं कि बिब्लिया सैक्रा 1450 वह नहीं है जो मैं सोच रहा हूँ। ठीक है, ये वैसा नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं, उसने अपने आप कहा। उसकी उंगलियां मानव गति से भी अधिक गति से कुंजियों पर दौड़ रही थीं। वो इस बात पर बहुत कम ध्यान दे रहा था कि मैं क्या कर रहा था और मैं क्या कह रहा था। इस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा था। गुटेनबर्ग की बाइबल को वहीं छोड़कर मैं अलमारियों के पास से आगे बढ़ता रहा, उम्मीद करता रहा कि यह मेरे लिए उपलब्ध एकमात्र किताब नहीं होगी। मेरी उंगली फिर से विल्स प्लेज नामक एक किताब पर पड़ी। क्या ये किताबें तुम्हें दोस्तों ने दी थीं? उनमें से अधिकांश। मैथ्यू ने ऊपर भी नहीं देखा। जर्मन मुद्रण की तरह अंग्रेजी नाटक के शुरुआती दिन भी बाद में चर्चा का विषय बने। अधिकांश भाग के लिए मैथ्यू की किताबें बेदाग हालत में थीं। ये पूरी तरह से आश्चर्यजनक था उनके मालिक को देखते हुए। हालांकि कुछ अच्छी तरह से महिला थीं। उदाहरण के लिए, नीचे की शेल्फ पर एक पतली, लंबी किताब में कोने इतने पतले थे कि आप चमड़े के बीच से झांकते हुए लकड़ी के बोर्ड देख सकते थे। ये जानने के लिए उत्सुक था कि इस पुस्तक को पसंदीदा बनाने वाली क्या बात थी। मैंने इसे बाहर निकाला और पन्ने खोले।
ये 1543 से वेस्लियस की एनाटॉमी पुस्तक थी, जो सटीक विवरण में विच्छेदित मानव शरीर को चित्रित करने वाली पहली पुस्तक थी। अब मैथ्यू के बारे में नई जानकारी की तलाश में मैंने अगली किताब की तलाश की जिसमें भारी उपयोग के संकेत मिले। इस बार यह एक छोटी, मोटी मात्रा थी। सामने के किनारे पर टिल्ले डी मोटू लिखा हुआ था। विलियम हार्वे का रक्त परिसंचरण का अध्ययन और हृदय कैसे पंप करता है, इसकी व्याख्या पिशाचों के लिए दिलचस्प रही होगी जब ये पहली बार 1620 के दशक में प्रकाशित हुई थी, हालांकि उन्हें पहले से ही कुछ अंदाजा रहा होगा कि यह मामला हो सकता है। मैथ्यू की अच्छी खासी किताबों में बिजली, माइक्रोस्कोपी और फिजियोलॉजी पर काम शामिल था, लेकिन अब तक मैंने जो सबसे खराब किताब देखी थी वह थी 19वीं सदी की अलमारियां, डार्विन की पुस्तक ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज का पहला संस्करण। मैथ्यू पर एक नज़र डालते हुए मैंने किताब को चोरी करने वाले की तरह चुपके से शेल्फ से खींच लिया। हरे कपड़े की जिल्द, शीर्षक और लेखक के साथ सोने की मुहर लगी हुई थी, जो घिसाव के कारण घिस गई थी। मैथ्यू ने फ्लाईलीफ पर एक सुंदर ताम्रपत्र लिपि में अपना नाम लिखा था। अंदर एक पत्र मुड़ा हुआ था। प्रिय महोदय, ये शुरू हुआ। आपका 15 अक्टूबर का पत्र आखिरकार मेरे पास पहुंच गया है। मैं अपने धीमे उत्तर से शर्मिंदा हूँ। मैं कई वर्षों से प्रजातियों की विविधता और उत्पत्ति के संबंध में सभी तथ्य एकत्र कर रहा हूँ, और मेरे तर्कों पर आपकी स्वीकृति एक स्वागत योग्य समाचार है क्योंकि मेरी पुस्तक जल्द ही प्रकाशक के हाथों में जाएगी। इस पर सी. डार्विन के हस्ताक्षर थे और तारीख 1859 थी। नवंबर में ओरिजिन के प्रकाशन से कुछ सप्ताह पहले ही दोनों के बीच पत्रों का आदान प्रदान हुआ था। पुस्तक के पन्ने पेंसिल और स्याही से लिखे गए पिशाच के नोट्स से भरे हुए थे, जिससे कागज का 1 इंच भी खाली नहीं बचा था। बाकी अध्यायों की तुलना में 3 अध्यायों को और भी ज्यादा भारी रूप से एनोलेट किया गया था। वे सहज ज्ञान, संकरता और प्रजातियों के बीच समानताओं पर आधारित अध्याय थे। रक्त परिसंचरण पर हार्वे के ग्रंथ की तरह डार्विन का 7वां अध्याय प्राकृतिक प्रवृत्तियों पर पिशाचों के लिए अवश्य ही पढ़ने लायक रहा होगा। मैथ्यू ने विशिष्ट अंशों को रेखांकित किया था और डार्विन के विचारों से अधिक उत्साहित होने के साथ साथ पंक्तियों के ऊपर और नीचे तथा हाशिए पर भी लिखा था। इसलिए हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि घरेलू प्रवृत्तियां अर्जित की गई हैं और प्राकृतिक प्रवृत्तियां आंशिक रूप से आदत से खो गई हैं और आंशिक रूप से मनुष्य द्वारा लगातार पीढ़ियों के दौरान अजीबोगरीब मानसिक आदतों और कार्यों का चयन और संचय करने से, जो पहले उस चीज से प्रकट हुई जिसे हमें अपनी अज्ञानता में दुर्घटना कहना चाहिए। मैथ्यू की लिखी टिप्पणियों में ये प्रश्न शामिल थे कि कौन सी प्रवृत्तियां अर्जित की गई होंगी और क्या प्रकृति में दुर्घटनाएं संभव हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि हमने उन प्रवृत्तियों को बनाए रखा है जिन्हें मनुष्य ने दुर्घटना और आदत के कारण छोड़ दिया है? उसने नीचे के हाशिए पर पूछा। मुझे ये पूछने की जरूरत थी कि हम में कौन शामिल है। उसका मतलब सिर्फ पिशाचों से नहीं, बल्कि चुड़ैलों और राक्षसों से भी था। संकरवाद पर अध्याय में मैथ्यू की रुचि क्रॉसब्रीडिंग और बांझापन की समस्याओं से जुड़ी हुई थी। डार्विन ने लिखा, प्रजातियों और उनके संकरों के रूप में रैंक किए जाने के लिए पर्याप्त रूप से अलग रूपों के बीच पहला क्रॉस, बहुत आम तौर पर, लेकिन सार्वभौमिक रूप से नहीं। बांझ एक परिवार के पेड़ का स्केच रेखांकित मार्ग के बगल में हाशिए पर भरा हुआ था। जड़ों के स्थान पर एक प्रश्न चिन्ह था और 4 शाखाएं थीं। अंतर प्रजनन ने बांझापन या पागलपन को क्यों नहीं जन्म दिया है? मैथ्यू ने पेड़ के तने में आश्चर्य व्यक्त किया। पृष्ठ के शीर्ष पर उन्होंने लिखा था, एक प्रजाति या 47 और कमेंट्स एंड फाइट्स लेस डीज। मैंने अपनी उंगली से लिखावट को ट्रेस किया। यह मेरी विशेषता थी, वैज्ञानिकों की लिखी बातों को हर किसी के लिए समझदारीपूर्ण बनाना। अपने आखिरी नोट में मैथ्यू मा ने अपने विचारों को छिपाने के लिए एक जानी पहचानी तकनीक का इस्तेमाल किया था। उन्होंने फ्रेंच और लैटिन के संयोजन में लिखा था और अच्छे उपाय के लिए डेमन्स के लिए एक पुराने संक्षिप्त नाम का इस्तेमाल किया था जिसमें पहले और आखिरी को छोड़कर बाकी सभी व्यंजनों को स्वरों के ऊपर लाइनों से बदल दिया गया था। इस तरह से कोई भी व्यक्ति उनकी किताब के पन्नों को पलटते हुए डेमन्स शब्द को नहीं देख पाएगा और उसे करीब से देखने के लिए रुकेगा।
डेमोन कैसे बनते हैं? मैथ्यू ने 1859 में सोचा था। एक सदी और एक और बाद भी वह इसका जवाब ढूंढ रहा था। जब डार्विन ने प्रजातियों के बीच समानताओं पर चर्चा शुरू की, तो मैथ्यू की कलम पृष्ठ पर दौड़ना बंद करने में असमर्थ थी, जिससे मुद्रित पाठ को पढ़ना लगभग असंभव हो गया। एक मार्ग के खिलाफ जो समझा रहा था। जीवन की पहली सुबह से सभी जैविक प्राणी अवरोही डिग्री में एक दूसरे से मिलते जुलते पाए जाते हैं, ताकि उन्हें समूहों के तहत समूहों में वर्गीकृत किया जा सके। मैथ्यू ने बड़े काले अक्षरों में मूल लिखा था। कुछ पंक्तियों के नीचे एक और मार्ग को 2 बार रेखांकित किया गया था। समूहों का अस्तित्व सरल अर्थ का होता अगर एक समूह विशेष रूप से भूमि पर रहने के लिए उपयुक्त होता और दूसरा पानी, एक मांस खाने के लिए, दूसरा वनस्पति पदार्थ पर, और इसी तरह। लेकिन मामला प्रकृति में व्यापक रूप से अलग है, क्योंकि यह कुख्यात है कि कैसे आमतौर पर एक ही उपसमूह के सदस्यों की अलग अलग आदतें होती हैं। क्या मैथ्यू का मानना था कि पिशाच आहार प्रजाति की परिभाषित विशेषता के बजाय एक आदत थी? आगे पढ़ते हुए मुझे अगला सुराग मिला। अंत में इस अध्याय में जिन तथ्यों पर विचार किया गया है, वे मुझे स्पष्ट रूप से यह घोषित करते प्रतीत होते हैं कि असंख्य प्रजातियां, वंश और जैविक प्राणियों के परिवार, जिनसे ये दुनिया आबाद है, सभी अपने अपने वर्ग या समूह में समान माता पिता से उत्पन्न हुए हैं और वंश के दौरान सभी में बदलाव हुए हैं। मैथ्यू ने हाशिए पर सामान्य माता पिता और से की एक्सप्लिट आउट लिखा था। पिशाच का मानना था कि मोनोजेनेसिस सब कुछ समझा सकता है, या कम से कम 1859 में तो ऐसा ही था। मैथ्यू को लगा कि यह संभव है कि डेमोन, मनुष्य, पिशाच और चुड़ैलों के पूर्वज एक जैसे हों। हमारे बीच काफी अंतर वंश, आदत और चयन के मामले थे। जब मैंने पूछा कि एक प्रजाति है या 4, तो उसने अपनी प्रयोगशाला में मुझसे बात टाल दी थी, लेकिन वह अपनी लाइब्रेरी में ऐसा नहीं कर सका। मैथ्यू अपने कंप्यूटर पर ध्यान लगाए रहा। ऑरोरा कॉन्सर्जेंस के कवर को बंद करके उसके पन्नों को सुरक्षित रखते हुए और एक साधारण बाइबल की तलाश छोड़कर, मैंने डार्विन की उसकी कॉपी को आग के पास रख दिया और सोफे पर लेट गया। मैंने उसे खोला ताकि पिशाच के बारे में उसके द्वारा अपनी किताब में लिखे गए नोट्स के आधार पर कुछ समझ सकूं। वह अभी भी एक रहस्य था, शायद सप्त टूर्स में और भी ज्यादा। फ्रांस में मैथ्यू इंग्लैंड में मैथ्यू से अलग था। उसने अपने काम में खुद को इस तरह से कभी नहीं खोया था। यहाँ उसके कंधे बिल्कुल सीधे नहीं थे, बल्कि आराम से थे, और उसने टाइप करते समय अपनी निचली गोद को अपनी थोड़ी लंबी, तीखी कस्पिड में पकड़ा हुआ था। यह एकाग्रता का संकेत था, जैसा कि उसकी आंखों के बीच की सिलवट थी। मैथ्यू मेरे ध्यान से बेखबर था। उसकी उंगलियां कुंजियों पर उड़ रही थीं, कंप्यूटर पर काफी जोर से टकरा रही थीं। उसे लैपटॉप को काफी तेजी से देखना पड़ता होगा, क्योंकि उनके प्लास्टिक के हिस्से नाजुक होते हैं। वह एक वाक्य के अंत तक पहुंच गया, अपनी कुर्सी पर पीछे की ओर झुका, और फिर उसने जम्हाई ली। मैंने उसे पहले कभी जम्हाई लेते नहीं देखा था। क्या उसकी जम्हाई उसके झुके हुए कंधों की तरह आराम का संकेत थी? पहली बार मिलने के अगले दिन मैथ्यू ने मुझसे कहा था कि उसे अपने परिवेश को जानना अच्छा लगता है। यहाँ वह जगह के हर इंच को जानता था, हर गंध परिचित थी, जैसे कि आसपास घूमने वाला हर प्राणी। और फिर उसकी माँ और मार्थे के साथ रिश्ता था। वे एक परिवार थे, पिशाचों का यह अजीबोगरीब मिश्रण, और उन्होंने मैथ्यू की खातिर मुझे अपने साथ ले लिया था। मैंने डार्विन को फिर से सुनना शुरू कर दिया, लेकिन स्नान, गर्म आग और उसकी उंगलियों की लगातार पृष्ठभूमि की आवाज ने मुझे नींद में डाल दिया। मैं एक कंबल ओढ़कर उठा। पास ही फर्श पर ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज पड़ी थी, जिसे बड़े करीने से बंद करके एक कागज की पर्ची पर मेरा स्थान अंकित किया गया था। इफ्लिश्ट, मैं जासूसी करते हुए पकड़ा गया हूँ। गुड इवनिंग, मैथ्यू ने सामने सोफे से कहा। उसने जो किताब पढ़ रहा था उसमें एक कागज का टुकड़ा डाला और उसे अपने घुटने पर रख दिया। क्या मैं तुम्हें थोड़ी शराब पिला सकता हूँ? वाइन बहुत बहुत अच्छी लग रही थी। हाँ, कृपया। मैथ्यू लैंडिंग के पास 18वीं सदी की एक छोटी सी मेज पर गया। वहाँ एक बोतल थी जिस पर कोई लेबल नहीं था, कॉर्क खींचकर एक तरफ रखा हुआ था।
उसने 2 गिलास भरे और बैठने से पहले एक गिलास मेरे पास ले आया। मैंने उसके पहले सवाल का अनुमान लगाते हुए नाक सिकुड़ी। रास्बर्म्स और चट्टानों, एक चुड़ैल के तौर पर तुम इस काम में वाकई बहुत अच्छी हो। मैथ्यू ने स्वीकृति में सिर हिलाया। मैं क्या पी रहा हूँ? लासा ने एक घूंट भरते हुए पूछा। क्या ये प्राचीन है? दुर्लभ। मैथ्यू ने अपना सिर पीछे किया और हंसा। दोनों में से कोई नहीं। इसे शायद 5 महीने पहले बोतल में डाला गया था। ये स्थानीय शराब है, सड़क के किनारे के अंगूर के बागों से। कुछ खास नहीं, कुछ खास नहीं। ये भले ही फैंसी या विशेष न रहा हो, लेकिन ये ताज़ा था और सैप्ट टूर्स के आसपास की हवा की तरह लकड़ी और मिट्टी का स्वाद था। मैंने देखा कि आपने बाइबल की खोज छोड़कर कुछ ज्यादा वैज्ञानिक चीजों की ओर रुख किया है। क्या आप डार्विन का आनंद ले रहे थे? उसने कुछ पलों तक ड्रिंक देखते हुए हल्के से पूछा। क्या आप अब भी मानते हैं कि जीव और मनुष्य एक ही माता पिता की संतान हैं? क्या ये सच में संभव है कि हमारे बीच मतभेद सिर्फ नस्ल के आधार पर हों? उसने अधीरता से हल्की आवाज निकाली। मैंने प्रयोगशाला में तुमसे कहा था कि मुझे नहीं पता। आपको 1859 में यकीन था, और आपने सोचा था कि खून पीना शायद एक आहार संबंधी आदत हो सकती है, न कि भेदभाव का प्रतीक। क्या आप जानते हैं कि डार्विन के समय से लेकर आज तक कितनी वैज्ञानिक प्रगति हुई है? नई जानकारी सामने आने पर अपना विचार बदलना वैज्ञानिक का विशेषाधिकार है। उसने थोड़ी शराब पी और गिलास को अपने घुटने पर टिका दिया, उसे इधर उधर घुमाया ताकि आग की रोशनी अंदर के तरल पदार्थ पर पड़े। इसके अलावा नस्लीय भेदभाव की मानवीय धारणाओं के लिए अब बहुत अधिक वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। आधुनिक शोध से पता चलता है कि नस्ल के बारे में अधिकांश विचार स्वयं और किसी और के बीच आसानी से देखे जा सकने वाले अंतरों को समझाने के लिए एक पुरानी मानवीय पद्धति से ज्यादा कुछ नहीं है। आप यहाँ क्यों हैं? हम सब यहाँ कैसे हैं? ये सवाल आपको वास्तव में परेशान करता है। मैंने धीरे से कहा, मैं इसे डार्विन की किताब के हर पन्ने पर देख सकता हूँ। मैथ्यू ने अपनी शराब का अध्ययन किया। ये पूछने लायक एकमात्र सवाल है। उसकी आवाज़ नर्म थी, लेकिन उसका चेहरा सख्त था, उसकी तीखी रेखाएं और भारी माथे। मैं रेखाओं को चिकना करना चाहता था और उसके चेहरे को मुस्कान में बदलना चाहता था, लेकिन मैं बैठा रहा, जबकि आग की रोशनी उसकी गोरी त्वचा और काले बालों पर नाच रही थी। मैथ्यू ने अपनी किताब फिर से उठाई, उसे अपनी एक लंबी उंगलियों में थामे हुए जबकि उसका वाइन ग्लास दूसरे में टिका हुआ था। मैं आग की ओर देखता रहा, जैसे जैसे रोशनी कम होती गई। जब डेस्क पर लगी घड़ी ने 7 बजाए, मैथ्यू ने अपनी किताब नीचे रख दी। क्या हमें डिनर से पहले सैलून में यसब्यू के साथ शामिल होना चाहिए? मैंने अपने कंधों को थोड़ा सा चौड़ा करते हुए जवाब दिया, बोल, पहले मुझे कपड़े बदलने दो। मेरी अलमारी में यसब्यू के मुकाबले कैंडी नहीं थी, लेकिन मैं नहीं चाहती थी कि मैथ्यू मुझसे पूरी तरह शर्मिंदा हो। हमेशा की तरह, वह काले ऊनी पतलून की एक साधारण जोड़ी और स्वेटर की अपनी अंतहीन आपूर्ति से एक ताज़ा चयन में बोर्डरूम या मिलान कैटवॉक के लिए तैयार दिख रहा था। उनके साथ मेरे हाल के करीबी मुठभेड़ों ने मुझे आश्वस्त किया था कि वे सभी कश्मीरी मोटे और सुस्वादु थे। ऊपर जाकर मैंने अपने डफल बैग में रखी चीज़ों को देखा और एक ग्रे रंग की पतलून और एक नीलम नीले रंग का स्वेटर चुना जो बारीक ऊन से बना था, जिसमें एक फाइट फनल के आकार का गला और घंटी के आकार की आस्तीन थी। मेरे बालों में लहरें थीं क्योंकि मैं पहले नहा चुका था और ये तथ्य कि वे सूखकर सोफे पर मेरे सिर के नीचे सिकुड़ गए थे। प्रस्तुत होने की न्यूनतम शर्तें पूरी होने के बाद मैंने अपने लोफर्स पहने और सीढ़ियों से नीचे उतरना शुरू कर दिया। मैथ्यू के तेज कानों ने मेरी हरकतों की आवाज़ पकड़ ली थी और वह सीढ़ियों पर मुझसे मिला। जब उसने मुझे देखा तो उसकी आंखें चमक उठीं और उसकी मुस्कान चौड़ी और धीमी थी। मुझे तुम नीले रंग में उतनी ही अच्छी लगती हो जितनी काले रंग में। तुम खूबसूरत दिखती हो, उसने मुझे औपचारिक रूप से दोनों गालों पर चूमते हुए कहा। मैथ्यू ने मेरे बालों को मेरे कंधों के चारों ओर उठाया और उसके लंबे सफ़ेद उंगलियों के बीच से बालों के गुच्छे नीचे गिरे। अब यसब्यू को अपने अंदर मत आने दो, चाहे वह कुछ भी कहे। कोशिश करो।
मैंने थोड़ी हंसी के साथ अनिश्चितता से उसकी ओर देखते हुए कहा। जब हम सैलून पहुंचे तो मार्थे और यसब्यू पहले से ही वहां मौजूद थे। उनकी मां हर प्रमुख विषय पर लिखे अखबारों से घिरी हुई थी, यूरोपीय भाषा में, साथ ही हिब्रू में और अरबी में भी। दूसरी ओर मार्थे एक पेपरबैक मर्डर मिस्ट्री पढ़ रही थी, जिसका कवर भयावह था। उसकी काली आंखें प्रिंट की पंक्तियों पर ईर्ष्यापूर्ण गति से घूम रही थीं। गुड इवनिंग, मामन, मैथ्यू ने कहा, और यसब्यू के दोनों ठंडे गालों पर एक एक चुंबन देने के लिए आगे बढ़ा। जब उसने अपना शरीर एक तरफ से दूसरी तरफ घुमाया तो उसके नथुने फड़क उठे और उसकी ठंडी आंखें गुस्से से मेरी आंखों पर टिक गईं। मुझे पता था कि मुझे ऐसा काला चेहरा किसने दिया था। मैथ्यू से मेरी तरह गंध आ रही थी। आओ, कमर कस लो, मार्थे ने अपने बगल में रखे कुशन को थपथपाते हुए और मैथ्यू की मां को चेतावनी भरी नज़र से देखते हुए कहा। यसब्यू ने अपनी आंखें बंद कर लीं। जब उन्होंने फिर से आंखें खोली तो गुस्सा गायब हो चुका था। उसकी जगह इस्तीफे जैसी कोई चीज आ गई थी। गबे सैनन एंड रेंटॉड, यसब्यू ने अपने बेटे से फुसफुसाते हुए कहा जब मैथ्यू ने डाई वेल्ट उठाया और घृणा की आवाज के साथ सुर्खियों को स्कैन करना शुरू किया। कहाँ? मैंने पूछा। एक और रक्तहीन लाश मिली थी। अगर यसाब्यू को लगता है कि वो मुझे जर्मन के साथ बातचीत से दूर रखेगी तो उसे फिर से सोचना चाहिए। म्यूनिक, मैथ्यू ने अपना चेहरा पन्नों में दबाते हुए कहा। हे भगवान, कोई इस बारे में कुछ क्यों नहीं करता? हमें सावधान रहना चाहिए कि हम क्या चाहते हैं, मैथ्यू, यसब्यू ने कहा। उसने अचानक विषय बदल दिया। आपकी यात्रा कैसी रही, डायना? मैथ्यू ने डाई वेल की सुर्खियों को देखते हुए अपनी मां की ओर सावधानी से देखा। बहुत बढ़िया था। मुझे राकासा की सवारी करने देने के लिए धन्यवाद, मैंने जवाब दिया, मार्थे के बगल में बैठते हुए और खुद को बिना पलक झपकाए यसब्यू की आंखों से मिलने के लिए मजबूर किया। वो मेरी पसंद के हिसाब से बहुत ज्यादा जिद्दी है, उसने कहा, अपना ध्यान अपने बेटे की ओर मोड़ते हुए, जिसने अपनी नाक फिर से अपने अखबार में डालने की अच्छी समझ दिखाई। फिदत बहुत ज्यादा आज्ञाकारी है। जैसे जैसे मैं बड़ी होती जा रही हूँ, मुझे घोड़ों में ये गुण सराहनीय लगता है। बेटों के मामले में भी मैंने सोचा। मार्थे ने मुझ पर मुस्कुराते हुए उत्साहपूर्वक मेरा उत्साहवर्धन किया और साइडबोर्ड पर उपद्रव करने के लिए उठ खड़ी हुई। उसने एक बड़ा गिलास शराब का यसाब्यू को दिया और एक बहुत छोटा गिलास मार्थे को दिया। वह मेज पर लौटी और मैथ्यू के लिए एक और गिलास लेकर वापस आई। उसने प्रशंसापूर्वक उसे सूंघा। धन्यवाद, मामन, उन्होंने श्रद्धांजलि में अपना गिलास उठाते हुए कहा। हाँ, ये ज्यादा नहीं है, यसाब्यू ने उसी शराब का एक घूंट लेते हुए कहा। नहीं, ज्यादा नहीं, बस मेरी पसंदीदा में से एक। याद रखने के लिए धन्यवाद। मैथ्यू ने तरल पदार्थ निगलने से पहले वाइन के स्वाद का आनंद लिया था। क्या सभी पिशाच शराब के उतने ही शौकीन होते हैं जितने तुम हो? मैंने मैथ्यू से पूछा, मिर्ची वाली शराब को सूंघते हुए। तुम इसे हमेशा पीते हो और तुम्हें कभी जरा भी नशा नहीं होता। मैथ्यू मुस्कुराया। ज्यादातर पिशाचों को यह ज्यादा पसंद होता है। जहाँ तक नशे की बात है तो हमारा परिवार हमेशा से ही अपने सराहनीय संयम के लिए जाना जाता है न, माँ? यसब्यू ने बहुत ही अभद्र ढंग से नाक भान सिकुड़ी। कभी कभी शराब के संबंध में शायद तुम्हें एक कूटनीतिज्ञ होना चाहिए, यसब्यू। तुम जल्दी से जवाब न देने में बहुत अच्छे हो, मैंने कहा। मैथ्यू ने ठहाका लगाकर कहा। दियू, मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा दिन आएगा जब मेरी माँ को कूटनीतिज्ञ समझा जाएगा। खास तौर पर अपनी जबान के मामले में नहीं। तलवार की कूटनीति में यसब्यू हमेशा से ही बेहतर रही है। मार्थे ने सहमति में हंसी उड़ाई। यसब्यू और मैं दोनों ही क्रोधित दिख रहे थे, जिसके कारण वह फिर से चिल्लाने लगा। रात के खाने का माहौल पिछले बार की तुलना में काफी गर्म था। मैथ्यू मेज के सिरहाने बैठा था, उसके बाएं और दाएं यसाब्यू थे। मार्थे लगातार रसोई से लेकर आग के पास और मेज तक जाती रही, बीच बीच में बैठकर शराब का घूंट लेती और बातचीत में थोड़ा बहुत योगदान देती। खाने से भरी प्लेटें और जंगली मशरूम सूप से लेकर बटेर और गोमांस के नाजुक स्लाइस तक सब कुछ,
मैं जोर से चकित था कि कोई व्यक्ति जो अब पका हुआ खाना नहीं खाता है, उसके पास मसालों के साथ इतना कुशल हाथ कैसे हो सकता है। मार्थे शर्मा गई और डिम्पल हो गई। मैथ्यू पर झपट्टा मारा जब उसने उसकी शानदार पाक आपदाओं की कहानियां बताने की कोशिश की। क्या तुम्हें जीवित कबूतर पाई याद है? वह हंसा। किसी ने कभी नहीं समझाया कि आपको पक्षियों को 24 घंटे तक खाने से रोकना होगा, इससे पहले कि आप इसे पकाएं, नहीं तो अंदर एक पक्षी स्नान जैसा दिखेगा। इस कारण उसे एक जोरदार थपकी मिली। मैथ्यू, यसब्यू ने वर्षों से हुई विपत्तियों के आंसू पोंछते हुए कहा। एक लंबी हंसी के बाद, तुम्हें मार्थे को नहीं छेड़ना चाहिए। तुमने अपना समय बिताया है और मैंने उन सभी को देखा है, मार्थे ने सलाद ले जाते हुए कहा। उसकी अंग्रेजी घंटे दर घंटे मजबूत होती गई, क्योंकि वह जब भी मेरे सामने बात करती तो भाषा में बदल जाती। वह साइडबोर्ड पर लौटी और नट्स का एक कटोरा ले आई, जिसे उसने मैथ्यू और यसाबेऊ के बीच रख दिया। जब आपने छत पर पानी को पकड़ने के अपने विचार से महल को भर दिया, एक के लिए, उसने कहा, इसे अपनी उंगलियों पर टिक करते हुए। जब आप करों को इकट्ठा करना भूल गए, तो यह वसंत था, आप ऊब गए थे, और इसलिए आप एक सुबह उठे और युद्ध करने के लिए टैली में चले गए। आपके पिता को घुटनों के बल पर राजा से क्षमा मांगनी पड़ी। और फिर न्यूयॉर्क था, उसने विजयी होकर चिल्लाया। तीनों पिशाचों ने यादें साझा करना जारी रखा। हालांकि उनमें से किसी ने भी यसब्यू के अतीत के बारे में बात नहीं की। जब कोई ऐसी बात सामने आई जो उसे या मैथ्यू के पिता या उसकी बहन को छू गई, तो बातचीत शालीनता से खत्म हो गई। मैंने पैटर्न को देखा और इसके कारणों के बारे में सोचा, लेकिन कुछ नहीं कहा। शाम को उनके मन मुताबिक विकसित होने दिया और अजीब तरह से एक परिवार का हिस्सा होने के लिए फिर से तसल्ली दी, भले ही वह वार्मपाइन्स का परिवार हो। रात के खाने के बाद हम सैलून में वापस आ गए, जहां आग पहले से ज्यादा बड़ी और प्रभावशाली थी। महल की चिमनियां हर लॉग को भट्ठी में डालने के साथ गर्म हो रही थीं। आग और भी ज्यादा गर्म हो गई और परिणामस्वरूप कमरा लगभग गर्म महसूस होने लगा। मैथ्यू ने सुनिश्चित किया कि यसब्यू आराम से रहे, उसके लिए एक और ग्लास वाइन लाया और पास के स्टीरियो के साथ छेड़छाड़ की। इसके बजाय मार्थे ने चाय बनाई, कप और तश्तरी मेरे हाथों में थमा दी। पी लो, उसने निर्देश दिया, उसकी आंखें प्यार से भरी हुई थीं। यसब्यू ने मुझे भी पीते हुए देखा और मार्थे को एक लंबी नज़र से देखा। ये तुम्हें सोने में मदद करेगा। क्या तुमने इसे बनाया है? इसका स्वाद जड़ी बूटियों और फूलों जैसा था। आमतौर पर मुझे हर्बल चाय पसंद नहीं है, लेकिन ये ताज़ा और थोड़ी कड़वी थी। हाँ, उसने जवाब दिया, यसब्यू की नज़रों से अपनी ठुड्डी को ऊपर उठाते हुए। मैंने इसे लंबे समय तक बनाया है। मेरी माँ ने मुझे सिखाया है। मैं तुम्हें भी सिखाऊंगी। नृत्य संगीत की ध्वनि कमरे में गूंज रही थी, जीवंत और लयबद्ध। मैथ्यू ने फायरप्लेस के पास कुर्सियों की स्थिति को समायोजित किया, फर्श पर एक जगह खाली कर दी। व्रीस डांसर एम्बलेव। मैथ्यू ने दोनों हाथ आगे बढ़ाते हुए अपनी माँ से पूछा। यसब्यू की मुस्कान चमक रही थी, जिसने उसके प्यारे, ठंडे चेहरे को कुछ अवर्णनीय रूप से सुंदर बना दिया। टीसी, उसने कहा, अपने छोटे हाथों को उसके हाथों में रखते हुए। वे दोनों आग के सामने अपनी जगह देखते हैं, अगले गाने के शुरू होने का इंतजार करते हैं। जब मैथ्यू और उसकी माँ नाचने लगे, तो उन्होंने एस्टिया और रोजर्स को अनाड़ी बना दिया। उनके शरीर एक दूसरे से दूर गोलाकार में मुड़े और फिर झुके और मुड़े। मैथ्यू के हल्के से स्पर्श से यसब्यू लड़खड़ा गया, और यसब्यू की ओर से किसी भी तरह की हरकत या हिचकिचाहट का संकेत भी उसके अंदर एक समान प्रतिक्रिया पैदा कर देता था। यसब्यू ने एक सुंदर ढंग से झुककर प्रणाम किया, और मैथ्यू ने ठीक उसी क्षण झुककर प्रणाम किया जब संगीत समाप्त होने वाला था। वह क्या था? लाजवाब ने पूछा। मैथ्यू ने अपनी माँ को कुर्सी पर वापस लाते हुए कहा, शुरू में यह एक टारंटेला था, लेकिन मामन कभी भी एक ही नृत्य तक सीमित नहीं रहती। इसलिए बीच में वोल्टा के तत्व थे, और हमने एक मिनुएट के साथ समापन किया, है न? यसब्यू ने सिर हिलाया और उसके गाल पर थपथपाने के लिए आगे बढ़ा। तुम हमेशा से एक अच्छे डांसर रहे हो, उसने गर्व से कहा।
आह, लेकिन तुम्हारे जितना अच्छा नहीं और निश्चित रूप से पिता जितने अच्छे नहीं, मैथ्यू ने उसे कुर्सी पर बिठाते हुए कहा। यूसुफ की आंखें काली पड़ गईं और उसके चेहरे पर दुख की एक हृदय विदारक झलक दिखाई दी। मैथ्यू ने उसका हाथ उठाया और अपने होठों को उसकी उंगलियों पर रगड़ा। यूसुफ ने मुंह फेरते हुए एक छोटी सी मुस्कान बिखेरी। अब ये तुम्हारा पेट है, उसने मेरे पास आते हुए कहा। मुझे नाचना पसंद नहीं है, मैथ्यू, मैंने विरोध करते हुए उसे रोकने के लिए अपने हाथ ऊपर उठाए। इस पर यकीन करना मुश्किल है, उसने कहा, मेरे रात के हाथ को अपने बाएं हाथ में लेकर मुझे अपने करीब खींच लिया। आप अपने शरीर को असंभव आकृतियों में मोड़ते हैं, एक पंख की चौड़ाई वाली नाव में पानी के ऊपर तैरते हैं और हवा की तरह सवारी करते हैं। नृत्य दूसरी प्रकृति होनी चाहिए। अगला गाना कुछ ऐसा लग रहा था जैसे 1920 के दशक में पेरिस के डांस हॉल में लोग तुरही और ढोल की धुनें कमरे में गूंज रही थीं। मैथ्यू, उसके साथ सावधान रहना, यूसुफ ने मुझे फर्श पर ले जाते हुए कहा। वह नहीं टूटेगी, माँ। मैथ्यू नाचने लगा, हर मौके पर अपने रास्ते में मेरे पैर डालने की मेरी पूरी कोशिशों को दरकिनार करते हुए अपने अधिकार के साथ। मेरी कमर पर हाथ रखकर उन्होंने मुझे धीरे से उचित कदम उठाने के लिए प्रेरित किया। मैंने इस प्रक्रिया में मदद करने के लिए अपने पैरों के बारे में सोचना शुरू कर दिया, लेकिन इससे चीजें और भी खराब हो गईं। मेरी पीठ अकड़ गई और मैथ्यू ने मुझे और भी कसकर पकड़ लिया। शांत रहो, उसने मेरे कान में फुसफुसाया। तुम नेतृत्व करने की कोशिश कर रहे हो, तुम्हारा काम अनुसरण करना है। मैं नहीं कर सकता, मैंने फुसफुसाते हुए कहा, उसके कंधे को पकड़ते हुए जैसे कि वो कोई जीवन रक्षक हो। मैथ्यू ने हमें फिर से घुमाया। हाँ, तुम कर सकते हो। अपनी आंखें बंद करो, इसके बारे में सोचना बंद करो और बाकी काम मुझे करने दो। उसकी बाहों के घेरे में वह जो निर्देश देता था, उसे करना आसान था। कमरे की घूमती हुई आकृतियां और रंग हर तरफ से मेरी ओर नहीं आ रहे थे। दिशा निर्देशों के अनुसार मैं आराम कर सकता था और यह चिंता करना बंद कर सकता था कि हम दुर्घटनाग्रस्त होने वाले थे। धीरे धीरे अंधेरे में हमारे शरीर की हरकतें आनंददायक हो गईं। जल्द ही मेरे लिए यह संभव हो गया कि मैं इस बात पर ध्यान केंद्रित न कर पाऊं कि मैं क्या कर रहा हूं, बल्कि इस बात पर ध्यान केंद्रित कर पाऊं कि उसके पैर और हाथ मुझे क्या बता रहे थे कि वह क्या करने वाला है। ऐसा महसूस हुआ जैसे मैं तैर रहा हूं। मैथ्यू, यूसुफ की आवाज में सावधानी का भाव था। ले चैटोइमेंट, मुझे पता है, उसने बड़बड़ाया। मेरे कंधों की मांसपेशियां चिंता से तनावग्रस्त हो गईं। मुझ पर भरोसा करो, उसने धीरे से मेरे कान में कहा। मैं तुम्हें पा चुका हूँ। मेरी आंखें कसकर बंद रहीं और मैं खुशी से आहें भरती रही। हम साथ साथ घूमते रहे। मैथ्यू ने मुझे धीरे से छोड़ा, अपनी उंगलियों के सिरे तक मुझे घुमाया, फिर मुझे अपनी बांह पर पीछे की ओर घुमाया जब तक कि मैं आराम से नहीं आ गई। मेरी पीठ उसकी छाती से सटी हुई थी। संगीत बंद हो गया। अपनी आंखें खोलो, उसने धीरे से कहा। मेरी पलकें धीरे धीरे ऊपर उठीं। तैरने का एहसास बना रहा। नृत्य मेरी अपेक्षा से बेहतर था, कम से कम एक ऐसे साथी के साथ जो एक सहस्राब्दी से भी अधिक समय से नृत्य कर रहा था और जिसने कभी आपके पैरों पर पैर नहीं रखा था। मैंने अपना चेहरा ऊपर उठाकर उसका धन्यवाद किया, लेकिन उसका चेहरा मेरी अपेक्षा से कहीं अधिक करीब था। मैथ्यू ने कहा, नीचे देखो। अपना सिर दूसरी तरफ घुमाने पर पता चला कि मेरे पैर की उंगलियां फर्श से कई इंच ऊपर लटक रही थीं। मैथ्यू ने मुझे छोड़ दिया। वह नहीं था, मुझे पकड़कर रखना। मैं मुझे पकड़ रहा था। हवा मुझे थामे हुए थी। इस एहसास के साथ ही मेरा वजन मेरे शरीर के निचले हिस्से पर आ गया। मैथ्यू ने मेरे पैरों को जमीन पर टकराने से बचाने के लिए दोनों कोहनियों को पकड़ लिया। आग के पास अपनी सीट से मार्थे ने अपनी सांसों में एक धुन गुनगुनाई। यूसुफ का सिर घूम गया, आंखें सिकुड़ गईं। मैथ्यू ने मुझे आश्वस्त करते हुए मुस्कुराया, जबकि मैंने अपने पैरों के नीचे धरती की अजीब सी अनुभूति पर ध्यान केंद्रित किया। क्या जमीन हमेशा इतनी जीवंत लगती थी? ऐसा लग रहा था जैसे मेरे जूतों के तलवों के नीचे हजारों छोटे हाथ मुझे पकड़ने या धक्का देने के लिए इंतजार कर रहे हों।
क्या यह मजेदार था? मैथ्यू ने पूछा। जब मार्थे के गीत के अंतिम स्वर फीके पड़ गए, उसकी आंखें चमक उठीं। हाँ, ऐसा ही था। मैंने उसके प्रश्न पर विचार करने के बाद हंसते हुए उत्तर दिया। मुझे उम्मीद थी कि ऐसा होगा। तुम सालों से अभ्यास कर रहे हो। अब शायद तुम बदलाव के लिए अपनी आंखें खुली रखकर सवारी करोगे। उसने मुझे खुशी और संभावना से भरे गले से लगा लिया। येसाबेउ ने वही गाना गाना शुरू किया जो मार्थे गुनगुना रही थी। जो कोई भी उसका नृत्य देखता है और उसका शरीर बहुत सुंदरता से चलता है, कह सकते हैं, सच में पूरी दुनिया में उसकी कोई बराबरी नहीं है, हमारी खुशमिजाज रानी। चले जाओ ईर्ष्यालु लोगों। आइए, एक साथ नृत्य करें। चले जाओ ईर्ष्यालु लोगों, मैथ्यू ने दोहराया जब उसकी माँ की आवाज की अंतिम प्रतिध्वनि धीमी पड़ गई। आओ हम साथ में नाचें। मैं फिर हंसा। मैं तुम्हारे साथ नाचूंगा, लेकिन जब तक मैं यह नहीं समझ लेता कि यह उड़ान व्यवसाय कैसे काम करता है, तब तक कोई और भागीदार नहीं होगा। वास्तव में आप उड़ नहीं रहे थे, बल्कि तैर रहे थे। मैथ्यू ने मुझे सही किया। तैरना, उड़ना, आप इसे जो भी नाम दें, अजनबियों के साथ ऐसा न करना ही बेहतर होगा। उन्होंने कहा, सहमत हूँ। मार्थे ने सोफा खाली करके येसाबेउ के पास एक कुर्सी पर बैठ गई थी। मैथ्यू और मैं साथ साथ बैठे थे, हमारे हाथ अभी भी एक दूसरे से जुड़े हुए थे। क्या यह उसका पहला मौका था? येसाबेउ ने उससे पूछा। उसकी आवाज़ सचमुच हैरान थी। डायना जादू का प्रयोग नहीं करती, माँ, छोटी छोटी चीज़ों को छोड़कर, उन्होंने समझाया। वह शक्ति से भरपूर है, मैथ्यू। उसकी रगों में उसकी चुड़ैल का खून बहता है। उसे इसका इस्तेमाल बड़ी चीज़ों के लिए भी करना चाहिए। उसने भौहें सिकोड़ी, इसका इस्तेमाल करना या न करना उसकी मर्जी है। बस इतनी बचकानी हरकतें बहुत हो गई हैं, उसने मेरी ओर ध्यान देते हुए कहा। अब समय आ गया है कि तुम बड़ी हो जाओ, डायना, और जो तुम हो उसकी जिम्मेदारी स्वीकार करो। मैथ्यू धीरे से गुर्राया। मुझ पर मत गुर्राओ, मैथ्यू डी क्लेरेमोंट। मैं वही कह रहा हूँ जो कहने की ज़रूरत है। आप उसे बता रहे हैं कि उसे क्या करना है। यह आपका काम नहीं है। नहीं तुम्हारा, मेरे बेटे, येसाबेउ ने जवाब दिया। माफ़ कीजिए। मेरी तीखी आवाज़ ने उनका ध्यान खींचा और डे क्लेरेमोंट्स, माँ और बेटे, मेरी तरफ देखने लगे। यह मेरा फैसला है कि मैं अपने जादू का इस्तेमाल करूं या नहीं और कैसे करूं। लेकिन मैंने येसाबेउ की ओर मुड़ते हुए कहा, इसे अब और अनदेखा नहीं किया जा सकता। ऐसा लगता है कि यह मेरे अंदर से उबल रहा है। मुझे कम से कम अपनी शक्ति को नियंत्रित करना सीखना होगा। येसाबेउ और मैथ्यू घूरते रहे। आखिरकार येसाबेउ ने सिर हिलाया। मैथ्यू ने भी सिर हिलाया। हम तब तक आग के पास बैठे रहे जब तक लकड़ियां जलकर राख नहीं हो गईं। मैथ्यू ने मार्थे के साथ नृत्य किया, और जब भी कोई संगीत उन्हें किसी और रात, किसी और आग के पास की याद दिलाता, तो वे दोनों कभी कभी गाना शुरू कर देते। लेकिन मैंने फिर से नृत्य नहीं किया और मैथ्यू ने मुझ पर दबाव नहीं डाला। अंत में वह खड़ा हुआ। लेम हम में से केवल एक को ले जा रही है जिसे सोने की जरूरत है। मैं भी खड़ा था, अपनी पतलून को अपनी जांघों पर टिकाते हुए। शुभ रात्रि येसाबेउ, शुभ रात्रि मार्थे। एक शानदार डिनर और एक आश्चर्यजनक शाम के लिए आप दोनों का धन्यवाद। मार्थे ने भी मुझे मुस्कुराकर जवाब दिया। येसाबेउ ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, लेकिन वह सिर्फ एक तंग चेहरा ही बना पाई। मैथ्यू ने मुझे आगे बढ़ने दिया और सीढ़ियां चढ़ते समय अपना हाथ धीरे से मेरी पीठ पर रख दिया। मैं थोड़ा पढ़ सकता हूँ, मैंने कहा, और जब हम उसके अध्ययन कक्ष में पहुँचे तो उसकी ओर मुड़ा। वह मेरे ठीक पीछे था, इतना करीब कि उसकी सांसों की हल्की, कर्कश आवाज़ सुनाई दे रही थी। उसने अपने हाथों में मेरा चेहरा देखा। तुमने मुझ पर क्या जादू कर दिया है? उसने मेरे चेहरे को देखा। ये केवल तुम्हारी आंखें नहीं हैं, हालांकि वे मेरे लिए सीधे सोचना असंभव बनाती हैं, या ये तथ्य कि तुम शहद की तरह महकती हो। उसने अपना चेहरा मेरी गर्दन में छिपा लिया। एक हाथ की उंगलियां मेरे बालों में फिसल रही थीं जबकि दूसरा मेरी पीठ पर घूम रहा था, मेरे कूल्हों को अपनी ओर खींच रहा था।
मेरा शरीर उसके शरीर में इस तरह से नर्म पड़ गया, मानो वह वहां फिट होने के लिए बना हो। यह आपकी निडरता है, वह मेरी त्वचा पर फुसफुसाया, और जिस तरह से आप बिना सोचे समझे आगे बढ़ते हैं, और जब आप चमकते हैं तो चमकते हैं। ध्यान केंद्रित करें या जब आप उड़ें। मेरी गर्दन झुक गई, और उसके स्पर्श से मेरा शरीर और अधिक उजागर हो गया। मैथ्यू ने धीरे से मेरा चेहरा अपनी ओर घुमाया, उसका अंगूठा मेरे होठों की गर्माहट को तलाश रहा था। क्या तुम्हें पता है कि जब तुम सोते हो तो तुम्हारा मुंह सिकुड़ जाता है? तुम ऐसे दिखते हो जैसे तुम अपने सपनों से नाखुश हो, लेकिन मुझे लगता है कि तुम चूमना चाहते हो। उसके हर शब्द के साथ वो और भी ज्यादा फ्रांच लग रहा था। नीचे यसाबेउ की नापसंदगी भरी मौजूदगी और उसकी तीव्र, पिशाच जैसी सुनने की क्षमता को देखते हुए मैंने खुद को दूर खींचने की कोशिश की। ये बात मुझे रास नहीं आई और मैथ्यू की बाहें कस गईं। मैथ्यू, तुम्हारी माँ। उसने मुझे अपना वाक्य पूरा करने का कोई मौका नहीं दिया। एक नर्म, संतुष्ट आवाज के साथ उसने जानबूझकर अपने होंठ मेरे होंठों पर रखे और मुझे चूमा, धीरे से लेकिन पूरी तरह से, जब तक कि मेरा पूरा शरीर न सिर्फ मेरे हाथों में झुनझुनी होने लगी। मैंने भी उसे चूमा, तैरने और गिरने का एक साथ एहसास हुआ जब तक कि मुझे ये स्पष्ट रूप से पता नहीं चला कि मेरा शरीर कहाँ समाप्त होता है और उसका शरीर कहाँ शुरू होता है। उसका मुंह मेरे गालों और पलकों पर चला गया। जब वह मेरे कान से टकराया तो मैं चौंक गई। मैथ्यू के होंठ मुस्कुराहट में बदल गए और उसने उन्हें एक बार फिर मेरे होंठों से सटा दिया। तुम्हारे होंठ खसखस के फूल की तरह लाल हैं और तुम्हारे बाल बहुत जीवंत हैं, उसने कहा जब उसने मुझे इतनी तीव्रता से चूमा कि मेरी सांस रुक गई। तुम्हारे और मेरे बालों में क्या है? तुम्हारे जैसे बालों वाला कोई भी व्यक्ति इससे क्यों प्रभावित होगा? मैंने कहा, मुट्ठी भर बालों को पकड़कर खींचना मेरी समझ से परे है। यस्बियू के बाल साटन जैसे दिखते हैं, मार्थे के भी। मेरे बाल अस्त व्यस्त हैं, इंद्रधनुष के हर रंग के और साथ ही खराब व्यवहार वाले। इसलिए मुझे ये पसंद है, मैथ्यू ने धीरे से बालों को खोलते हुए कहा। यह अपूर्ण है, बिल्कुल जीवन की तरह। ये वैम्पायर के बाल नहीं हैं, पूरी तरह से पॉलिश और दोषरहित। मुझे पसंद है कि तुम वैम्पायर नहीं हो, डायना, और मुझे ये पसंद है कि तुम एक पिशाच हो, मैथ्यू। उसकी आंखों के सामने एक छाया आ गई, जो एक क्षण में गायब हो गई। मुझे तुम्हारी ताकत पसंद है, मैंने कहा, उसे उसी उत्साह से चूमा जैसे उसने मुझे चूमा था। मुझे तुम्हारी बुद्धिमत्ता पसंद है। कभी कभी मुझे तुम्हारी दबंगई भी पसंद आती है, लेकिन सबसे ज्यादा अपनी नाक की नोक को धीरे से उसके मुझे तुम्हारी खुशबू पसंद है से रगड़ते हुए। आप कर। हाँ, मैं करता हूँ। मेरी नाक उसके कॉलरबोन के बीच के खोखले हिस्से में चली गई, जिसे मैं जल्दी से समझ रहा था कि यह उसका सबसे मसालेदार, सबसे मीठा हिस्सा था। बहुत देर हो चुकी है, तुम्हें आराम की जरूरत है। उसने अनिच्छा से मुझे छोड़ दिया। मेरे साथ बिस्तर पर आओ। निमंत्रण सुनकर उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं और मेरे चेहरे पर खून की लहर दौड़ गई। मैथ्यू ने मेरा हाथ अपने दिल के पास लाया। एक बार दिल जोर से धड़का। मैं ऊपर आऊंगा, उसने कहा, लेकिन रुकने के लिए नहीं। हमारे पास समय है, डायना। तुम मुझे सिर्फ कुछ हफ्तों से जानती हो। जल्दी करने की कोई जरूरत नहीं है। पिशाच की तरह बोला। उसने मेरी निराशा देखी और मुझे अपने करीब खींचकर एक और चुंबन दिया। जब उसने चुंबन पूरा किया तो उसने कहा, यह एक वादा है, जो समय के साथ होने वाला है। समय आ गया था, लेकिन मेरे होंठ पूरी तरह से ठंडे और जल रहे थे, जिससे मुझे एक पल के लिए आश्चर्य हुआ कि क्या मैं उतना तैयार हूँ जितना मैंने सोचा था। ऊपर कमरा मोमबत्तियों से जगमगा रहा था और आग से गर्म था। मार्थे कैसे यहाँ तक पहुँची, दर्जनों मोमबत्तियाँ बदली और उन्हें कैसे जलाया जाए ताकि वे सोते समय भी जलते रहें, यह एक रहस्य था। लेकिन कमरे में एक भी बिजली का कटलेट नहीं था, इसलिए मैं इसके लिए दोगुना आभारी था। उसके प्रयास। बाथरूम में आंशिक रूप से बंद दरवाजे के पीछे कपड़े बदलते हुए मैंने मैथ्यू की अगले दिन की योजनाओं के बारे में सुना। इसमें लंबी सैर, फिर लंबी सवारी और अध्ययन कक्ष में और अधिक काम शामिल था।
मैं सभी बातों से सहमत था बशर्ते कि काम पहले आ जाए। कीमिया की पांडुलिपि मुझे बुला रही थी और मैं इसे करीब से देखने के लिए उत्सुक था। मैं मैथ्यू के विशाल 4 पोस्टर वाले कमरे में घुस गया और उसने मोमबत्तियां निकालने से पहले मेरे शरीर के चारों ओर चादरें कस दीं। मेरे लिए गाओ, मैंने कहा, उसकी लंबी उंगलियों को निडरता से आग की लपटों के बीच चलते हुए देखते हुए। एक पुराना गाना जो मार्थे को पसंद है। प्रेम गीतों के लिए उसका दुष्ट शौक किसी की नज़र से नहीं छूटा था। वो कुछ पलों के लिए चुप रहा और कमरे में घूमता रहा, मोमबत्तियां बुझाता रहा और अपने पीछे परछाइयों को पीछे छोड़ता रहा, क्योंकि कमरा अंधेरे में डूब गया था। उसने अपनी गहरी आवाज में गाना शुरू किया। न मृत, न जीवित, न सुरक्षित, न ही बड़ा होने पर बुरा नाम दिया गया। क्वार डे सैमोर नो सुया डेविस। नहीं, मुझे पता है कि मेरे पास न तो क्वान होगा। वह झूठ में बहुत धन्यवाद है। कौन पी सकता है या डिकेजा। गाना तड़प से भरा था और उदासी की कगार पर था। जब तक वह मेरे पास लौटा, गाना खत्म हो चुका था। मैथ्यू ने बिस्तर के बगल में एक मोमबत्ती जलाकर छोड़ दी। इन शब्दों का क्या मतलब है? मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। न मरना, न जीना, न ठीक होना। मेरी बीमारी में कोई दर्द नहीं है, क्योंकि मैं उसके प्यार से दूर नहीं हूँ। उसने झुककर मेरे माथे को चूमा। मुझे नहीं पता कि मुझे कभी यह मिलेगा या नहीं, क्योंकि वह सारी दया जो मुझे पनपने या बिगड़ने देती है, वह उसकी शक्ति में है। इसे किसने लिखा है? पिशाच द्वारा गाए गए शब्दों की उपयुक्तता से आश्चर्यचकित होकर उसने पूछा। मेरे पिता ने इसे यसब्यू के लिए लिखा था। हालांकि इसका श्रेय किसी और ने ले लिया, मैथ्यू ने कहा। उसकी आंखें चमक रही थीं और उसकी मुस्कान उज्ज्वल और संतुष्ट थी। वह नीचे जाते समय अपनी सांसों में गाना गुनगुना रहा था। मैं उसके बिस्तर पर अकेला लेटा रहा और आखिरी मोमबत्ती को तब तक जलते हुए देखता रहा जब तक वह बुझ नहीं गई।